everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to start the second part of the making of the constitution in Indian polity. So let's start. इसमें हम सबसे पहले कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को स्टडी करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो नंबर ऑफ कमिटीज़ को अपॉइंट कर दिया जिससे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के जो टास्क हैं उससे डील किया जा सके। इसमें से जो 8 थी वो मेजर कमिटीज़ हैं और अदर्स माइनर कमिटीज़ हैं। इन नेम्स की कमिटीज़ के नेम आपको यहाँ गिवन है। इसमें 3 कमिटीज़ हैं, मेजर कमिटीज़, माइनर कमिटीज़ एंड ड्राफ्टिंग कमिटीज़। और इसमें सभी जो चेयरमैन हैं और जो अदर्स मिनिस्टर्स वगैरह हैं उनके नेम गिवन है। इसमें सिर्फ याद करने वाला है, समझने वाला कुछ भी नहीं है। फिर इसके सेकंड पार्ट में है इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोड्यूस किया असेंबली में 4 नवंबर 1948 को फर्स्ट रीडिंग में। इस असेंबली के जो जनरल डिस्कशन था वो 5 डेज तक चला, 9 नवंबर 1948 तक। सेकेंड रीडिंग में ये सेकेंड रीडिंग जो थी वो 15 नवंबर 1948 को स्टार्ट हुई और 17 अक्टूबर 1949 को एंड हुई। इस स्टेज के दौरान 7653 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए और 2473 असेंबली में डिस्कस करे गए। जो थर्ड रीडिंग थी ड्राफ्ट की वो नवंबर 14 1949 को स्टार्ट करी गई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल जो की गई थी असेंबली के द्वारा उसको पास करने की तरफ मूव ऑन हुए। जो मोशन था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिक्लेयर किया, वो पास किया गया 26 नवंबर 1949 को, जिसमें 200 टोटल जो 299 मेंबर्स थे असेंबली के उसमें से 284 एक्चुअली उस दिन प्रेजेंट थे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया और ये डेट थी ये प्रीएम्बल में मेंशन करी। जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसमें प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल था। जो प्रीएम्बल था वो इनेक्ट किया गया था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक लॉ मिनिस्टर थे, पायलट थे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के असेंबली में और वो बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट था उनका इस असेंबली में और वो अपने लॉजिकल, फोर्सफुल और परस्यूसिव आर्ग्यूमेंट्स के लिए जाने जाते थे और उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ये ब्रिलियंट राइटर, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट, अनडिस्प्यूटेड लीडर थे शेड्यूल कास्ट के और चीफ आर्किटेक्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के और इन्हें मॉडर्न मानू के नाम से जाना जाता था। जो इन्फोर्समेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कुछ जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि रिलेटेड हैं सिटीजनशिप से, इलेक्शन से, प्रोविंसेस से, उनको बहुत सारे आर्टिकल्स के अंडर में वो ऑलरेडी फोर्स में आ चुके थे 26 नवंबर 1949 को। जो रिमेनिंग प्रोविजन थे या फिर हम कहें जो भी मेजर पार्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का वो फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम अपने गणतंत्र दिवस के नाम से भी जानते हैं। 26 जनवरी को वो डेट क्यों चूज़ करी गई थी, वो एक हिस्टोरिकल उसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने एक फ्री इंडिया का झंडा लहराया था और उस दिन ये डिसाइड किया गया था कि इस दिन को हम अपना भारत का कुछ अच्छा काम करेंगे। उस दिन ये भी डिसाइड किया गया था कि जो हम अपने देश की आज़ादी है उसको इस दिन को घोषित करेंगे, लेकिन हमें देश की आज़ादी अगस्त 1947 में मिल चुकी थी तो फिर हम उसका वेट नहीं कर सकते थे। तो उस दिन हमारी देश की आज़ादी घोषित कर दी गई थी, लेकिन उस दिन भी ये चीज़ डिसाइड की गई थी हम इस हिस्टोरिकल डेज में कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे। तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान था लागू इसी दिन हुआ और इसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं और मनाते भी हैं। और जो इसका कॉमिटमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 था उसमें ये बात कही गई थी अगर ये दोनों एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से क्लैश नहीं करते हैं तो ये माने जाएंगे, लेकिन अगर ये क्लैश करते हैं तो ये नहीं माने जाएंगे। अब हम एक्सपर्ट कमिटीज़ ऑफ द कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली 8 जुलाई 1946 को इलेक्शन चल रहे थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये बात अच्छे से जानते थे कि वही इस इलेक्शन को जीतेंगे, तो उन्होंने अपनी एक एक्सपर्ट कमिटीज़ को पहले से ही फॉर्म कर लिया इस बात को सोचते हुए कि वही जीतेंगे और फिर उन्हें आगे चल के कैसे फंक्शन करने हैं उसके बेसिस पे उन्होंने पहले से इस कमिटीज़ को फॉर्म कर लिया। इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, जवाहरलाल नेहरू, एम असफ अली और 8 ऐसे ही कई मेंबर्स थे। बाद में चेयरमैन का जो प्रपोजल था उन्होंने कृष्णा कृपलानी ने कोऑपरेट किया इस मेंबर की तरह और कमेटी के कन्वर्ट की तरह। जो कमिटीज़ थी उसकी 2 सिटिंग्स हुई, 2 बैठक हुई। फर्स्ट हुई थी न्यू दिल्ली में 20 जुलाई से 22 जुलाई तक 1946 में। सेकंड हुई थी बॉम्बे में 15 अगस्त से 17 अगस्त 1946 तक। इन सब के नंबर ऑफ नोट्स से अपार्ट इसके मेंबर्स को प्रिपेयर किया गया। कमिटीज़ ने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रोसीजर कैसा होना चाहिए, इसमें कमिटीज़ फॉर्म करी जानी चाहिए, उसमें से एक ड्राफ्ट कमिटीज़ होनी चाहिए। इन सब की चीज़ों के बारे में
डिस्कशन हुआ और इसका बहुत ही कमिटी का द्वारा बहुत ही मेन रोल प्ले किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। एक ग्रैंडविले ऑस्टिन थे जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, ये कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटीज के थे और उन्होंने एक इंडिया को सेट किया रोड टू अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। कमेटी मेंबर्स थे वो फ्रेमवर्क में वर्क कर रहे थे कैबिनेट मिशन के। तो ये सब चीज़ों के बाद कुछ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उस पर कुछ क्रिटिसिज्म किए गए, मतलब कुछ क्वेश्चनिंग की गई। तो उसमें पहला था कि ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्रिटिसिज्म में ये आर्ग्यू किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है क्योंकि इसे डायरेक्ट लोगों के द्वारा इलेक्ट किया गया। लेकिन ये बिल्कुल ही आर्ग्यूमेंट गलत था क्योंकि उस टाइम ऐसी कंडीशन ही नहीं थी कि लोगों के थ्रू इसको इलेक्ट किया जाए। ना लोग उस टाइम एजुकेटेड थे और 10% लोगों को ही सिर्फ राइट था वोट करने का, तो उस टाइम इस बात का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन फिर भी आर्ग्यूमेंट हुआ। सेकंड थी कि एक सॉवरेन बॉडी नहीं है। ये सॉवरेन बॉडी क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि इसका ये जो क्रिएट की गई थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल में क्रिएट की गई थी, इसलिए इसे एक सॉवरेन बॉडी नहीं माना। और तो थर्ड थी वो टाइम कंज्यूमिंग। इन्होंने ये एक बात कही कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर हम इस बात को प्रॉपर्ली कहें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में 3 साल लगे थे। और उन्होंने इस बात को कंपैरिजन किया अमेरिका से कि अमेरिका के तो सिर्फ 4 महीने लगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में और हमारे 3 साल लग गए। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट भी मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत था, क्योंकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया का देखें तो ऑस्ट्रेलिया को 9 ईयर्स लगे थे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। तो सिर्फ हम अमेरिका के बेसिस पे ये कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ जो हुई थी टाइम कंज्यूमिंग वो गलत थी? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हुआ, डेफिनेटली हुआ, लेकिन इसके पीछे जो मोटो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे से बना। फिर था डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। ये कांग्रेस के थ्रू डोमिनेटेड थी। क्रिटिसिज्म ने ये चार्ज किया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो कांग्रेस पार्टी के थ्रू डोमिनेंट है। एक ग्रैंडविले ऑस्टिन एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूंट एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये चीज़ रिमार्क की कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सिर्फ वन पार्टी बॉडी है। और फिर आता था लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। ये मेंटेन किया गया था। क्रिटिक्स जो थे उन्होंने ये कहा कि जो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉयर और पॉलिटिशियंस का डोमिनेंट है। एक्चुअली जो हमारे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लॉयर और पॉलिटिशियंस ही थे, तो जिससे कि अदर जो पार्टीज़ थे, अदर जो मेंबर्स थे, उनको अब वो अपने आप को एक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए अच्छी तरीके से। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट उठा। फिर था डोमिनेटेड बाय हिंदूज। तो कुछ क्रिटिक्स के थ्रू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो हिंदू के थ्रू डोमिनेट बॉडी थी। एक थे लॉर्ड विस्काउंट सिमोन, जिसे उन्होंने ये कहा इसे बॉडी ऑफ हिंदूज। एक्चुअली ये सारे जो ब्रिटिश थे उनका यही काम था कि इनमें फूड डालो, जितनी फूड डाल सको उतनी फूड डालो। तो इसी वजह से उन्होंने ये कहा कि ये हिंदूज़ हैं, जिससे कि ये लोग सेपरेट हों या फिर सोचे कि अरे ऐसा क्यों है। फिर थी कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसका सिंबल एक एलिफेंट था। सर BN राव थे, उनको अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र की तरह। HVR इग्नर थे, वो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। SN मुखर्जी थे, वो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। प्रेम बिहारी नरेंद्र रायजादा थे, वो कैलीग्राफर थे, मतलब उनके हैंड राइटिंग में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। और जिसका ओरिजिनल वर्जन था उसको ब्यूटीफाई किया गया, डेकोरेट किया गया आर्टिस्ट के थ्रू शांति निकेतन से, जिसमें नंद लाल बोस और बिहोर राम मनोहर सिन्हा भी इंक्लूडेड थे। और बिहोर राम मनोहर सिन्हा उन्होंने इल्यूमिनेट किया, ब्यूटीफाइड किया जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन था उसको पूरा। और जो कैलीग्राफी थी उसमें ये भी एक पॉइंट लाया गया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंग्लिश में तो लिख दिया गया है, लेकिन इसको हिंदी में भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए। फिर हिंदी टेक्स्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन का कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो हिंदी में भी होना चाहिए। फिर एक प्रोविज़न के रिगार्ड में जो 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1987 का, उस अमेंडमेंट ने एक न्यू आर्टिकल लाया 394A, जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट पार्ट में इसको मेंशन किया गया। फिर ये जो आर्टिकल था उसमें कुछ प्रोविजंस थे कि प्रेसिडेंट है वो जो अपनी अथॉरिटी के अंडर में इसको पब्लिश कर सकते हैं। जो ट्रांसलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी लैंग्वेज में ये होना चाहिए। मॉडिफिकेशन जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सारे ही अमेंडमेंट्स हिंदी में भी लिखे जाने चाहिए। जो ट्रांसलेशन है हिंदी का वो जो भी हर एक छोटा अमेंडमेंट जो हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंग्लिश में लिखा है उसे हिंदी में करा जाना चाहिए। और जो भी इंग्लिश में लिखा है और जो भी आप हिंदी में करें उनका बिल्कुल सेम मीनिंग निकलना चाहिए, इस बात की भी रिक्वेस्ट करी गई। तो यही सब चीज़ें थी जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हम स्टडी करने वाले थे, और ये सब मेन चीज़ें थी। और इसके नीचे कुछ प्रोविंसेस दे रखे हैं, उनके सब नंबर ऑफ़ मेंबर्स दे रखे हैं, उनके नेम दे रखे हैं, तो आप यहाँ से बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट्स एंड